नमस्कार, मैं अंशुल गौतम आप सभी का अभिनंदन करता हूं और चर्चित की चर्चा के सफर में आज हम पहुंच चुके हैं एक बार फिर से। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला महामंत्री हमारे बीच आज मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे सामाजिक और राजनीतिक और उनके इस राजनीतिक सफर की शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई। तो हम सबसे पहले अभिनंदन करते हैं संजय भैया आपका, अपना बिंद के इस प्लेटफॉर्म पर, अपना बिंद के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। सबसे पहले अंजित गौतम जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे इस स्टूडियो में बैठने का मौका दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, स्वागत भी है। और सवाल सीधे बिना किसी विशेष भूमिका के प्रारंभ करते हैं कि आपका जो बैकग्राउंड है, कोई पारिवारिक राजनीतिक करियर नहीं है, तो सबसे पहले तो एक सवाल ये बनता है कि आपका राजनीतिक रुख कैसे हुआ, आप राजनीति में कैसे आए? हाँ, चूंकि मैं पहले आर्मी से जाने से पहले मैं एक प्राइवेट शिक्षक रहा करता था। अच्छा। और मैं पहले से ही सामाजिकता मेरी एक प्रवृत्ति रही है। तो चूंकि 16 साल आर्मी में सेवा किया मैंने, उसके बाद जब मैं रिटायरमेंट आया तब मेरे गांव में मेरे एक हरकेश साकेत था और उनसे बातचीत हुई हरकेश जी से। उन्होंने मुझसे भाजपा जिला अध्यक्ष वर्तमान आदरणीय शरण सिंह चौहान जी से मुलाकात हुई और उन्होंने पार्टी में मौका दिया मुझे कि आप पार्टी में रहें और समाज की सेवा। क्योंकि मैं अपने गांव में भी कुछ हद तक जो लोग मुझे मानते हैं, मैं सबकी तो नहीं कह सकता, पर कुछ लोग जो मानते हैं, तो उनका भी रुख था कि बीच बीच में कोई कभी काम आया तो मैं उनके लिए काम आ जाता हूँ। तो यहाँ से एक बड़ी बात सामने आती है कि आपने कहा कि हमें समाज सेवा करना था, तो समाज सेवा में पार्टी क्यों और पार्टी में भारतीय जनता पार्टी क्यों आपने चुनी? बहुत बढ़िया बात की जी। समाज सेवा बिना पार्टी के भी की जा सकती है, पर वर्तमान ही नहीं, शुरू से ही आप देख रहे हैं कि यदि किसी संगठन, बड़े संगठन से जुड़ जाए आदमी, तो संगठन का असर पड़ता है। बिल्कुल। और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारत की ही बात नहीं करता, दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है और उभरती पार्टी है। और सबसे बड़ी बात है कि इस संगठन में जहां तक मुझे लोग दिखे तो जनता के बीच ट्रांसपेरेंट रहते हैं, मतलब स्पष्ट रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जितने भी, मुझे अब सबकी बात नहीं करूंगा, पर ज्यादातर कैंडिडेट जनता के बीच सरकार की योजनाओं को, और सरकार भी मुझे लगा कि जनता के हित में काम कर रही है। क्योंकि जब मैं आज से 15-20 साल पहले याद करता हूं तो देखता था कि पहले रोड में गड्ढे नहीं, गड्ढों में रोडें पाई जाती थी। बिल्कुल। पर आज आप देख लीजिए कि हमारी चारों तरफ रिंग रोडें बनी हुई हैं, चारों तरफ बाईपास बना हुआ है। पहले के जमाने में किसी गांव में 1-2 इंदिरा आवास योजना आ जाती थी, वो भी उस गरीब को नहीं मिलती थी जो लोग सरपंच, पंच या बड़े नेताओं के बिल्कुल करीब में रहते थे। वो अपना इंदिरा आवास योजना लेके बनवा लेते थे, और जो बेचारा जरूरतमंद था उसको नहीं मिलता था। आप जो रिंग रोड की बात कर रहे हैं, तो वो रिंग रोड सीधी की आप बात कर रहे हैं कि रीवा की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि सीधी के जो आप जिला महामंत्री हैं, सीधी से हैं आप, तो सीधी के विकास की गाथा के बारे में आपका क्या कहना है? सीधी के विकास की बात भी आप देखिए, अभी आप सिंगरौली वाला पहले एक ऐसी रोड थी, अभी देखिए आप हमारा बाईपास, सीधी बाईपास भी देख लीजिए। अब सीधी में भी काफी विकास हुआ। सिंगरौली रोड जो पहले से जो उसका जो टेंडर हुआ था, जैसा टेंडर हुआ था, जो प्रारूप बनाया गया था, उससे तो काफी हट के ये चीजें हैं। पुल अभी बन रही है, उसमें अक्सर जाम लगे रहते हैं। जो पुल है वहां पे सीधी सिरौली मार्ग पे, तो उसमें घटनाएं भी होती रहती हैं। वो पुल जो बन रहा है वो अभी भी निर्माणाधीन है, कई सालों से, पिछले पंचवर्षीय से अभी भी निर्माणाधीन है। अब देखिए, जो प्रारूप बनाया गया था उस प्रारूप पे तो काम नहीं हुआ, अगर आप सीधी सिरौली रोड की बात कर रहे हैं तो। नहीं, क्या है कि किसी काम में समय लगता है जी। अब आज घर में भी कोई यदि महिलाएं खाना भी बनाती हैं तो कम से कम 10 से 15-20 मिनट तो समय लग जाता है। बिल्कुल। आप हमारे पास आए हैं या मैं आपके पास जाऊं, समय लगता है। बिल्कुल। तो रोड, इतनी अच्छी रोड बन रही है, और तो इसमें टाइम तो लग ही रहा है। अभी क्या लगता है आपको, कितना समय इसमें भी लग सकता है? अब इसमें हमारे माननीय सांसद जी का काफी योगदान रहा है,
और हमारे विधायक जी, और इस रोड को बनवाने में मेरे पास लेटर पड़े थे। भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष श्री इंद्रशरण सिंह चौहान जी ने भी शायद अभी मेरे पास लेटर पड़ा होगा, उन्होंने भी लेटर पैड में माननीय मुख्यमंत्री को लिखा था कि रोड जल्द से जल्द बनवाई है। वो लेटर पैड मैंने फेसबुक में डाला था। और अभी हमारे माननीय विधायक जी ने भी कल परसों शायद एक रोड सैंक्शन हुई है, रिंग रोड, उसकी भी चर्चाएं हैं और वो भी जल्द ही बनने वाला है। तो रोड और स्कूलें, पहले स्कूलों में इतना डेवलपमेंट नहीं था। आज आप देखें, मैं अभी 2 साल हुआ मुझे इस राजनीति में, 2 साल में करीब मेरे टाइम पे 20 से 25 बड़ी बड़ी स्कूलों का उद्घाटन बड़ी बिल्डिंगों का हो चुका है, करोड़ रुपए से ऊपर का। तो डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं है जनता में। स्कूलों पर काम ठीक है, हो रहा है, जिस गति से हो रहा है। कॉलेज अभी तक नई तकनीकी नई सोच के साथ क्यों नहीं स्थापित हो पाई सीधी में? हाँ, कॉलेज चूंकि पहले से हमारे क्या लगता है कि यहाँ सीधी के कॉलेज की आवश्यकता ही नहीं है क्या? नहीं, कॉलेज की बहुत आवश्यकता है और अति आवश्यकता है, आवश्यकता नहीं है, अति आवश्यकता है। और इसके बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ, इसका कॉरेस्पॉन्डेंस माननीय विधायक जी ने कर भी चुका है, कर चुके हैं माननीय विधायक जी। और लॉ कॉलेज की तो इसकी शायद हो भी चुकी है, मुझे जानकारी जो मिली थी। अब चूंकि अभी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन नहीं है मेरे पास, पर इसका हो चुका है। और वही लॉ और मेडिकल कॉलेज हाँ, की बात कर रहा हूँ कि लॉ कॉलेज भी हो सकती है, मेडिकल कॉलेज भी हो सकती है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी हो सकती है। क्योंकि आप भोपाल जाएं, इंदौर जाएं, सीधी रीवा के जो छात्र हैं इनसे भरा हुआ है भोपाल इंदौर। तो क्या लगता है कि यहाँ आवश्यकता नहीं होनी चाहिए उस चीज? नहीं, बिल्कुल आवश्यकता है और इस पर कार्य चल रहा है। हमारे माननीय विधायक जी लगे हुए हैं। आपने इससे पहले भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष श्री इंद्रशरण सिंह जी का भी आपने इंटरव्यू लिया हुआ था। बिल्कुल, उन्होंने भी इस पर चर्चाएं की थी और उन्होंने बोला था कि अब इसके बारे में जल्द से जल्द एक्शन हो रहा है और कॉलेजें बनेगी। कॉलेज में एक बड़ी समस्या जो बार बार सामने आ रही है, शिक्षकों की कमी, उस पर क्या नई पहल की गई है आपकी पार्टी की तरफ से, आपके संगठन की तरफ से? बिल्कुल, हमारे संगठन की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से जो शिक्षक की कमी दर्शाई गई थी, बिल्कुल, उसमें काफी अतिथि शिक्षकों की भर्ती की गई है, एडहॉक प्रोफेसरों की भी भर्ती की गई है। वर्तमान स्थिति में प्रोफेसरों की कोई कमी नहीं, शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। सभी विषय के शिक्षक ऑलरेडी उपलब्ध हैं। हमारे माननीय विधायक जी ने इसका कोटा का प्रस्ताव भी जो है तो माननीय मुख्यमंत्री दिया था और सभी शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है। अतिथि शिक्षक की आपने बात की, अतिथि विद्वानों की आपने बात कही, तो बार बार धरना दे रहे हैं भोपाल में जाके अतिथि शिक्षक भी, अतिथि विद्वान भी, पेंशनर करता। तो अतिथि शिक्षकों पर कोई नई नीति क्यों नहीं बनाई जा रही है, जबकि 10 से 12 साल से वो काम कर रहे हैं इस फील्ड पे? उनका बार बार आरोप है कि शोषण किया जा रहा है पार्टी द्वारा, क्योंकि 10 से 12 साल से शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई थी। अभी भर्ती की गई तो अतिथि शिक्षकों को मात्र 25% का लॉलीपॉप दे दिया गया और जो पास है उन्हें भी नियुक्त नहीं किया गया। जहां तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि अतिथि शिक्षक जो 5 साल 10 साल से पढ़ा रहे हैं उनको नियमित किया जाएगा कुछ मापदंडों के अनुसार, लेकिन जो पास हैं उन्हें भी नहीं नियमित किया गया है, उन्हें भी उस कैटेगरी में नहीं लिया गया है। ऐसा क्यों? सबसे पहली बात तो सभी शिक्षकों को मैं उनको बधाई देता हूं कि वो अपना समय स्कूल में दे रहे हैं। अब रही बात बेरोजगारी की समस्याएं, तो बेरोजगारी कुछ हद तक थी, अब धीरे धीरे जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पद में आए हैं तब से जो है तो शिक्षकों को काफी भर्ती किया गया है। अब उनका परमानेंट का एक धरना प्रदर्शन है, तो परमानेंट का ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। अब हमारे बजट और हमारा जैसे भी उनका जब उनका जो है तो समय या उन्होंने वादा किया है तो इस पर उनका विचार होगा और सभी शिक्षकों को यही कहूँगा धैर्य बनाएं, जरूर जो है तो इस पर। एक मैंने अपने चैनल के माध्यम से पोल किया था, सर्वे किया था, उसमें मैंने एक कई सारे नाम विकल्प में मैंने रखे थे अपने सीधी विधानसभा के लिए कि आप किसे चुनेंगे, एक विधायक के रूप में कौन सी पार्टी जीतेगी, अगर नए चेहरे पर विचार करती है पार्टी तो नया चेहरा वो कौन सा होगा। तो उसमें जो टिप्पणियों पे मैंने एक ऑप्शन लिखा था, एक अन्य सुझाव के लिए मैंने ऑप्शन लिखा था, उसमें आपका भी नाम कई बार आया है जी। तो उस पर आपका क्या कहना है? अगर ऐसा दायित्व आपको मिलता है तो किन नए मुद्दों के साथ आप सीधी विधानसभा का नेतृत्व करेंगे? अब देखिए, पब्लिक अपनी कमेंट देती है, अपनी राय देती है
अब जैसे आपको भी कोई मानता होगा, जी, जी। हर व्यक्ति को मानता है, उसी तरह कुछ लोग जो है तो हो सकता है मुझे किस कारण से पसंद करते हैं, अब ये उनकी राय है। अब दायित्व की आपने बात की, तो दायित्व संगठन देता है, क्योंकि दायित्व तो कई लोग मांग रहे हैं, पर दायित्व संगठन उसी को देगा जो उसके लिए खरा उतरने की संभावना या पॉसिबिलिटी बनती है। तो मैं दायित्व देने ना देने पे कोई विचार नहीं करूंगा। अब संगठन जो है तो प्रमुख है, संगठन विचार करे, राय ले, वो अपना निर्णय ले। अगर ऐसा होता है, क्योंकि कई जगह भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया है, एज फैक्टर की वजह से जो टिकट का वितरण किया गया था, तो अगर ऐसा एज फैक्टर का जो प्रभाव है वो सीधी विधानसभा पर पड़ता है, तो आपको क्या लगता है कि कैंडिडेट बेहतर कौन हो सकता है जो सीधी को नेतृत्व कर सके, एक बेहतर चुनाव के लिए चेहरा आपकी नजर में कौन है? अभी माननीय विधायक जी का एज फैक्टर क्या है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अब टिकट पार्टी निर्णय लेगी, फिर भी यदि किसी वजह से कटता है, अभी तो मैं इसके बारे में नहीं कहूँगा कट रहा है नहीं, बिल्कुल मैं भी वही कह रहा हूँ, अगर ऐसा होता है तो अगर संभावना बताई जा रही है। हमारे सीधी के सबसे वरिष्ठ विधायक हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और 20 सालों से कंटिन्यू विधायक हैं जी, तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। फिर भी यदि कटता है तो इंद्र शरण सिंह जी भी विधायक के तौर पर, हमारे विश्वंत भैया भी हैं, गुरुदत्त भाई भी लगे हुए हैं, हमारी महिला से पूनम सोनी जी भी हैं। अच्छा हाँ, बिल्कुल कई ऐसे चेहरे हैं। पार्टी अपने हिसाब से निर्णय लेगी, मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। एक जो सबसे बड़ी बात उस सर्वे के दौरान जो आई है, उसमें एक बार बार टिप्पणी की जा रही थी कि, और ये सवाल भी मैंने पूर्व आपके जिलाध्यक्ष जब मैंने साक्षात्कार किया था इंद्र सिंह जी से, तो ये बात मैंने रखी थी कि सीधी विधानसभा से पिछड़ा वर्ग को क्यों मौका नहीं दिया जा रहा, ये सवाल जनता का है, उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? क्योंकि आप पिछड़ा वर्ग के जिला महामंत्री हैं, तो ये सवाल इसलिए आपसे बनता है कि पिछड़ा वर्ग पर क्यों विचार नहीं किया जा रहा है आपके विधानसभा से? हाँ, अभी ये चूंकि जहां तक मैं जानता हूं तो कांग्रेस से तो कमलेश्वर पटेल जी हैं विधायक जी, पर मुझे ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी से आज तक कोई विधायक सीधी विधानसभा से पिछड़ा वर्ग में नहीं दिखा। तो सीधी नहीं, पूरे सीधी जिले में कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं है, आवाज तक नहीं है, बिल्कुल अभी तक नहीं, बिल्कुल। तो ये ऐसा क्यों, ये व्यवहार क्यों? अब ये पार्टी को सोचना चाहिए, पार्टी को इस बात पर विचार करना चाहिए, और विचार करने के बाद उनको इस पर निर्णय लेना चाहिए कि भाई क्यों नहीं है ऐसा। तो आपने अभी अपने संगठन से कभी ऐसी बात नहीं की कि भाई पिछड़ा वर्ग को अवसर क्यों नहीं दिया जा रहा है? अब चूंकि मुझे 2 साल हुए हैं पार्टी में आए हुए, हमने चर्चाएं की हैं, और जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष महोदय ने बयान दिया है, उनका भी कथन हो सकता है कि उन्होंने संभाग वाइज लिया हो, तो उनका भी कथन मैं गलत नहीं मान सकता हूं, उन्होंने भी सही बोला होगा। पर जहां तक मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ा वर्ग मोर्चा में सीधी से तो एक आध बार मौका, बहुत दिन हो गए, और हमारी मध्य प्रदेश में 50% की आबादी है। अब आप बात करें आरक्षण की तो 50% पिछड़ा वर्ग का है, 21% अनुसूचित जनजाति का है, और 15.5% अनुसूचित जाति का है, रिमेनिंग शायद 14 या 15% जो भी है जनरल कास्ट की है। तो जब हमारी पिछड़ा वर्ग को नौकरी में भी रिजर्वेशन 27% का आरक्षण दिया जा रहा है, कहने का मतलब है कि जो लागू किए हैं आप उसका आधा दे रहे हैं, और जनरल कास्ट में चूंकि सभी डाल देते हैं उसमें फॉर्म वगैरह, फिर भी अब मैं कहता हूं कि जिस प्रकार से या तो आरक्षण को खत्म कर दिया जाए, या तो आरक्षण को ही पूर्णतः खत्म कर दिया जाए। यदि आरक्षण आप बनाते हैं तो सीटों का बंटवारा या नौकरी में भी आप एक ऐसा लॉ एंड प्रपोजल लाइए कि उस कैटेगरी का बंदा उसी कैटेगरी में फॉर्म डाले, या उस कैटेगरी का बंदा उतनी सीटें भी, चुनाव लड़ने के लिए उतनी सीटें हों, और उसी आधार पर उसी लेवल में जो है तो इसका बंटवारा होना चाहिए। आप पिछड़ा वर्ग के महामंत्री भी हैं, आपने अपने संगठन से ऐसी बात करने की कोशिश नहीं की? नहीं, अभी मैं किया था बीच में, और चूंकि अभी 2 साल हुआ है आए मुझे, तो इसके बारे में बात किया जाएगा भविष्य में, अभी तो इतना मौका भी नहीं मिला, करेंगे इसके बारे में बात। पृथक बिंद प्रदेश, मैं ये सवाल बिल्कुल अपने चैनल से हमेशा इस चीज पर बात करता हूँ, पृथक बिंद प्रदेश की मांग कितनी जायज है? अब देखिए, ऐसा किसी भी चीज के 2 फैक्टर होते हैं, प्लस और माइनस, पॉजिटिव निगेटिव दोनों। यदि बिंद प्रदेश बन जाता है तो उस बहुत ही अच्छा होगा, उसमें हमारे
जो अरेंजर होंगे, मैनेजमेंट अच्छा रहेगा और डेवलपमेंट का अच्छा स्कोप बनेगा। तो आप के संगठन के द्वारा या कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्योंकि मध्य प्रदेश की मांग किसी पार्टी वाइज तो पॉसिबल नहीं है, पार्टी की मांग नहीं है, ये मांग किसी पार्टी द्वारा या आपके संगठन द्वारा क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि हमारी पार्टी का लक्ष्य है सर्वव्यापी भाजपा, सर्व इस पर आपके पार्टी से ही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि देश को छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया जाए तो उसकी जो विकास की गति होगी वो और तीव्र होगी, वो 2 गुनी 4 गुनी होगी। अटल बिहारी वाजपेयी आपके जो संगठन के हैं और जिनको लगभग पूरा देश उनको मानता है, उनके विचारों को मानता है ना, ऐसा नेता हुआ है ना होगा। बिल्कुल। तो उनके विचार ये थे कि देश को छोटे छोटे राज्यों में अगर हम बांट दें तो विकास की जो गति होगी वो और तीव्र होगी। तो आपसे पहले भी तो मैंने यही बोला कि यदि कोई घर छोटा होगा तो उसका जो है अरेंजर अच्छा होगा, मैनेजमेंट अच्छा होगा, वो ध्यान रखता है। जैसे मैं इस कमरे में हूँ सपोज दैट, मुझे पता है कि यहाँ पे लाइट लगी, यहाँ लाइट नहीं लगी, यहाँ नहीं लगी लाइट, ये यहाँ पे ये चीजें जरूरत है। अगर यही बहुत बड़ी बिल्डिंग हो जाएगी तो मुझे देखने के लिए जाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। नहीं तो ये बताइए, हमारा सवाल ये है कि अगर मध्य प्रदेश की मांग जायज है तो आपके संगठन द्वारा इसके लिए कोशिश क्यों नहीं किया जा रहा है? इसके बारे में बड़े हमारे पदाधिकारी गण हैं, वही चर्चा करेंगे, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो मैं आखिरी तौर पर मैं चाहूंगा कि आप हमारे जो दर्शक हैं उनको आपकी तरफ से शुभकामनाएं, संदेश और आपके जो विचार हों वो हमारे दर्शकों के बीच एक बार हो जाएं आखिरी के मैं इतना ही चाहूँगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के बीच में बहुत सारे पैसे दे रही है। मैं अपने गांव से लेके कई जगह जाता हूं तो देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इतना पैसा देती है जनता के विकास के लिए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के कुछ सरपंच या सेक्रेटरी, मैं सबसे ज्यादा उसमें खुले दिल से कहता हूं कि अधिकारी और इंजीनियर अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। मैं आप चैनल के माध्यम से अपने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं कहना चाहता हूं कि जो पैसा सरकार देती है वो पैसा जनता का होता है। सुबह हम अगर उठते हैं तो जो इस्तेमाल सामान करते हैं उसमें से टैक्स आता है और वही जनता के विकास में लगता है। तो जब जनता सभी का पैसा कलेक्ट होकर जाता है विकास के लिए, तो एक व्यक्ति की जेब में क्यों जाना चाहिए? क्या जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो मैं चाहता हूं कि जितने उस कार्य में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में, शहरी क्षेत्रों के विकास में जो भी टेंडर से लेके ग्रामीण क्षेत्र के जितने पैसे दिए जाते हैं, स्पेशली इंजीनियर्स और अधिकारियों के प्रति हमारी सरकार के पदाधिकारियों का आंखें बिल्कुल तीखी होनी चाहिए कि काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं जनता का शोषण वहीं से होता है। इंजीनियर देख, अगर कोई मान लीजिए सपोज दैट मैं एक कूड़ेदान की बात करता हूँ, यदि 13,000 या 15,000 छोटा सा काम ले रहा हूँ, सबसे छोटा, रोड की बात वही नहीं करूंगा, यदि उसको 13,000 या 18,000 रुपये ग्रांटिंग है तो उसको एनालाइज करना है कि क्या 13,000 में कम से कम 10,000 रुपीज लगी, इसमें 8,000 नहीं लगी है। तो इंजीनियर का काम गवर्नमेंट देती है। अगर इंजीनियर या अधिकारी गलत रिपोर्ट करके उसको गवर्नमेंट खाते से पैसा निकालते हैं तो मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि उस इंजीनियर या संबंधित सभी अधिकारियों से पैसा वसूली करके दोबारा उनको क्षेत्रों में लगाया जाए और जनता के समक्ष एक ठोस सबक दिया जाए जिससे कोई भ्रष्टाचार न कर सके। आपको मैं पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा है और यहाँ बैठने के लिए मौका दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया आपके इस उपस्थिति के लिए, और आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम अपने चैनल की तरफ से आपके राजनीतिक करियर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हम फिर किसी न किसी मुलाकात एक ऐसे व्यक्तित्व से करेंगे जो आपको सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से मजबूती देगा। हम फिर से मुलाकात करेंगे आप सभी से। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।